हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सभी लोग शानदार होंगे। आज की नई वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट क्लास लेके आए हम, क्लास 2। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों। आपने हमारी पहली क्लास देखी होगी, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी शानदार लगे होंगे क्वेश्चन। उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे। तो चलिए, कल साथियों हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज ऑकरेंस ओवर वेरी वाइड एरिया में कवर इंटरनेशनल बाउंड्रीज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर इंटरनेशनल आ जाता है यानी देश विदेश की बात आ जाती है तो वो पैंडेमिक होता है। यहाँ पे पैंडेमिक ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन उसके साथ मैं आपको एंडेमिक के बारे में बताऊँगा, यहाँ पे एपिडेमिक के बारे में बताऊँगा दोबारा से, और यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंडेमिक की। एंडेमिक के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। एंडेमिक का मतलब होता है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, उसमें कोई डिजीज़ होता है हर बार। और हो गया जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर एरिया और जियोग्राफिकल एरिया, ये स्थानीय जो है डिजीज़ होता है उसको हम एंडेमिक के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपके लिए? जेई यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में बात करें दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि एक स्थानीय हो गया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के कौन से एरिया में? गोरखपुर में। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो एंडेमिक होता है दोस्तों वो स्थानीय जियोग्राफिकल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एपिडेमिक। पैंडेमिक के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, पैंडेमिक डिजीज ऐसी कंडीशन होती है जो देश विदेश में पूरी दुनिया में फैल जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं पैंडेमिक का एग्जांपल आपके लिए क्या होगा। पैंडेमिक का एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे कोविड-19 देख सकते हो आप। कोविड-19 जो है ये पैंडेमिक का एग्जांपल है। उसके बाद में प्लेग देख सकते हो। प्लेग जो डिजीज़ है वो भी एक पैंडेमिक का उदाहरण है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे एपिडेमिक के बारे में। एपिडेमिक एक ऐसी कंडीशन दोस्तों, सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग सभी एनवायरनमेंट में जो है ये सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट के सराउंडिंग जो बीमारी होती है उसी को हम यहाँ पे कॉलेरा के नाम से जानते हैं। कॉलेरा जो डिजीज़ होता है दोस्तों वो एपिडेमिक होता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में दोस्तों हम पूछने वाले हैं, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाइज लॉन्च इन विच ईयर, यानी कि यूनिवर्सल, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं यूपीआई या यूआईपी। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है वो कब, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ईयर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें से करेक्ट आंसर चुनना होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड की बात बताऊँगा और यहाँ पे इंडिया की बात बताऊँगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले ईपीआई की, एक्सपेंडेड पोलियो इम्यूनाइजेशन। ईपीआई दोस्तों कब आया था? सबसे पहले बात करता हूँ वर्ल्ड की। वर्ल्ड में कब आया था ये? वर्ल्ड में 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में। उसी बात को हम अगर इंडिया में करते हैं, ईपीआई की, एक्सपेंडेड पोलियो इम्यूनाइजेशन, ठीक है, तो ये जो हुआ था दोस्तों ये इंडिया में 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, उसके बाद में यो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करते हैं दोस्तों। ये जो इंडिया में आया था कब हुआ था? 1885 में। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1885। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार ये सीएचओ के एग्जाम में भी आ चुका है और आपके जो है टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी आएगा। इस तरीके से इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने होंगे। आगे के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट केस दैट कम्स टू नोटिफाई नोटिस ऑफ फिजिशियन। दोस्तों, मैंने आपको भी बताया था इंडेक्स केस और वहाँ पे है प्राइमरी केस। ठीक है, प्राइमरी केस के बारे में बताया था और इंडेक्स केस के बारे में बताया था। यहाँ पे पूछा गया है नोटिफाई, नोटिस यानी कि नोटिस किया गया है और रजिस्टर किया गया है। मैंने आपको बताया था जो केस नोटिस किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है उसको क्या होते हैं? रजिस्टर्ड या नोटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडेक्स केस। इंडेक्स केस ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको हम रजिस्टर कर लेते हैं, वो पहले केस होते हैं। पहला रजिस्टर्ड केस जो होता है उसको इंडेक्स केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? इंडेक्स केस। प्राइमरी केस क्या होता है? इसको हम रजिस्टर नहीं करते हैं, लेकिन ये पहला केस होता है, उसकी नोटिफाई नहीं करते हैं, वो रजिस्टर नहीं होता है। सेकेंडरी केस क्या होता है आपको पता है? रेफर केस भी क्या होता है ये आपको पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा नोटिस ऑफ
फिजिशियन नोटिस किया गया है जो डिजीज़, वो इंडेक्स केस होगा। इंडेक्स केस में से और फिजिशियन प्राइमरी केस में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे के क्वेश्चन में बात करेंगे दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD। सबसे पहले मैं IUD ऊपर पढ़ूँगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। देखिए इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD, साइड इफेक्ट दोस्तों मैं बताऊँगा आपको। साइड इफेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, मोस्ट कॉमन कॉज रिमूविंग IUCD। क्या? रिमूविंग IUCD। इसका आंसर क्या होगा? पेन। अगर पेन होता है दोस्तों तो यहाँ पे जो है IUCD के रिमूव होने के कारण ज़्यादा होते हैं। ठीक है। क्यों होता है दोस्तों पेन? पेल्विक इन्फेक्शन की कंडीशंस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे ब्लीडिंग होगा। ठीक है। IUCD के बारे में बात करते हैं। देखिए इंट्रायूटेरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बात करते हैं। IUCD दोस्तों, IUCD बहुत तरह की होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए IUCD के टाइप्स जो होते हैं यहाँ पे, एक IUCD होती है दोस्तों कॉपर 380A, और एक होती है 380 कॉपर 380 और कॉपर 375। इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए अगर कॉपर 380 के बारे में बात करें दोस्तों, जिसके लास्ट में 0 आ रही है दोस्तों, समझ लीजिए वो 10 साल के लिए होगी। कितने साल के लिए होगी? 10 साल के लिए। 380 कॉपर 380 जिसमें ए नहीं है, ये भी लास्ट में 0 आ रही है दोस्तों, ये 10 साल के लिए होगी। और दोस्तों यहाँ पे कॉपर 375 आ रही है। कॉपर 375 का मतलब क्या होता है? कॉपर जो होता है दोस्तों इतने होता है वो एरिया में। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। देखिए लास्ट में 5 आ रहा है तो इसके दोस्तों 5 साल के लिए हो जाएगी। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो कॉपर 380 वो कितने टाइम के लिए यूज़ में ली जाती है? 10 साल के लिए में। कॉपर 380A ये 10 साल के लिए। उसके बाद में कॉपर 375 ये कितने साल के लिए यूज़ में ली जाती है? 5 साल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आगे के बारे में बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आइसबर्ग फिनोमेना इज सीन नॉट सीन इन। जो आइसबर्ग फिनोमेना होता है वो कौन सी चीज़ में नहीं देखा जाता? दोस्तों आइसबर्ग फिनोमेना के बारे में बात करेंगे। ये मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ 4 ऐसे डिजीज़ हैं। देखिए रूबेला, उसके बाद में रेबीज़, उसके बाद में टिटनेस, उसके बाद में मीजल्स। ये 4 ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें यह आइसबर्ग फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है। अब आप देख लीजिए कौन सा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मीजल्स होगा। ठीक है दोस्तों, आइसबर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। आइसबर्ग क्या है आपको मैं बताना चाहूँगा। आइसबर्ग यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है और ये इसमें बर्फ़ है। ठीक है, बर्फ़ का पार्ट यहाँ तक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए जो पानी के अंदर का हिस्सा है उसमें आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पानी के अंदर का हिस्सा है, उसमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? एसिम्प्टोमेटिक केसेस। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है क्या है? यहाँ पे सिम्टोमेटिक केस, सिम्टोमेटिक यहाँ पे जो आपके केस हैं साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो इतने एरिया में हम साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे और इतने एरिया में एसिम्प्टोमेटिक होंगे। ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा हो जाता है वो क्या होता है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आज कॉल्ड। तो इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पूछा गया है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड एज। तो इसको दोस्तों आपको पता होगा नोसोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नोसोकोमियल इन्फेक्शन। चलिए HAI के बारे में बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसको दूसरा नाम क्या है? नोसोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उसके 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे में अगर कोई 48 घंटे के बाद में कोई इन्फेक्शन होता है
वो दोस्तों हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, ठीक है, विद इन 48 घंटे, विद इन 48 घंटे या फिर डिस्चार्ज होने के 48 घंटे तक जो भी इन्फेक्शन होगा वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा। क्या होगा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा। यहाँ पे दोस्तों जो मोस्ट कॉमन HAI होता है वो कौन सा होता है? UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होगा? UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद में एक होता है वेंट्रिकल और ICU में होने वाला, उसको क्या बोलते हैं? VAP, वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? वेंट्रिकल ICU में देखने को है। एक होता है दोस्तों आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। क्या होता है? आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है? आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन ये दोस्तों किसी स्टाफ की वजह से या फिर नर्सिंग कर्मी की वजह से, उसकी गलती की वजह से जो है, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो होता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो ठीक है, तो ये इन्फेक्शन हो गए, बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दूसरी बात वेंट्रिकल VAP, वेंट्रिकुलर एसोसिएटिव निमोनिया। ये वेंट्रिकुलर एसोसिएटिव निमोनिया जो होता है ये वेंट्रिकल्स की वजह से होता है, जो कि ICU में देखने को होता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे पूछा गया है कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज इज असेस्ड बाई। सबसे पहले आपको पता होगा कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है। दोस्तों कम्युनिकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट, यानी कि दोबारा से जो डिजीज़ होता है उसको हम कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। कोई डिजीज़ जैसे पहले आपको हो चुका है, जैसे आपको पहले कोविड हो चुका है, दोबारा जो कोविड होगा उसको हम कम्युनिकेबिलिटी बोलते हैं, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है किसके हम वजह से हम इसको असेस कर सकते हैं। कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज़ इज असेस्ड बाई, तो इसको हम कर सकते हैं दोस्तों ऑप्शन A सेकेंडरी अटैक रेट, ठीक है। जैसे किसी को कोविड एक बार हो गया, दूसरी बार जो कोविड होगा उसी तरीके से हम असेस कर सकते हैं। तो कम्युनिकेबिलिटी क्या कहलाता है? सेकेंडरी अटैक रेट कहलाता है। जनरेशन टाइम क्या होता है? जनरेशन टाइम के बारे में आपको बताऊँगा। देखिए आपको जो प्राइमरी केस होता है, अगर आपके प्राइमरी केस से जो सेकेंडरी केस में कन्वर्ट होता है, वो जो इतना टाइम लगता है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? कोई भी एजेंट होता है, बॉडी में एंट्री करता है, बॉडी में एंट्री करने के बाद में फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स तब तक दिखते हैं, उस एंट्री करने से लेके जब तक साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये शानदार क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने क्वेश्चन लेके आया था मैं। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन सर्च करके लेके आऊँगा, बहुत शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से ही लेके आएंगे आपके लिए इसी टाइम पे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।